हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखें। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेम लॉज थे रिफ्लेक्शन के लिए। जो लॉज थे, पहला लॉज तो बिल्कुल भी सेम था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे और हम लोग रिफ्रैक्शन में भी सेम चीज पढ़े, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये दो था, रिफ्लेक्शन में पहला लॉज और रिफ्रैक्शन में पहला लॉज बिल्कुल सेम है। सेकेंड लॉज में वहां पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, और यहां पर हम लोग पढ़े इन साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है एक कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर है? तो उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। बहुत बार बोर्ड में पूछता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉज को ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको स्नेल्स लॉ पूछेगा तो आप रिफ्रैक्शन के बारे में बताइएगा। क्लियर है? रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉज बताइएगा। स्नेल्स लॉ कहीं पर ही पूछेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो माइंड में क्लियर रखना है रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉज होता है उसको ही हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां पर हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शंस के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कब रिफ्रैक्शन होगा, किस केस में रिफ्रैक्शन होगा और किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, इंसिडेंस एंगल क्या होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगी, में चेंजिंग आती है, उसे कुछ रूल्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल्स है बच्चों, सबसे पहला ये हमारा है इंटरफेस। ठीक है, और ये है हमारा रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को मैं क्लियर कर चुकी हूं आप लोग को। जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रही थी तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि दो मीडियम से आप लोग की मुलाकात होगी। यहाँ पर एक रेयरर मीडियम होगा और दूसरा हमारा डेंसर मीडियम होगा। यहाँ पर दो मीडियम की मुलाकात हम लोग की होती है। एक मीडियम होती है रेयरर मीडियम और नेक्स्ट मीडियम होती है डेंसर मीडियम। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो वो डेंसर मीडियम कहलाता है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होता है वो रेयरर मीडियम कहलाता है। तो ये हम कम और ज्यादा हमेशा के लिए फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने बताया था कि हम लोग किसी चीज को भी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे हमको अपनी हाइट ही बतानी है, मैं बहुत हाइटेड हूँ या बहुत शॉर्ट हूँ, ये बताने के लिए मैं किसी से कंपेयर करूंगी। ठीक है ना, कोई मेरे आसपास होगा मैं उससे कंपेयर करूंगी नहीं, उससे मेरी हाइट ज्यादा है या उससे मेरी हाइट कम है। क्लियर है पॉइंट? तो इसी तरीके से डेंसर और रेयर मीडियम को हम लोग बता नहीं सकते हैं कि हाँ डेंसर हमेशा ही रेयर, डेंसर हम ये मीडियम हमेशा डेंसर होगा और ये मीडियम हमेशा रेयर होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आप वहां पर ये करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे, देखोगे कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा आएगा वो आपको उसको डेंसर कहोगे, जिसका वैल्यू कम आएगा वो आप किसको क्या कहोगे, रेयरर कहोगे। तो फिर से बात सुन लो, डेंसर और रेयरर मीडियम ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि ग्लास जो है ना हमेशा डेंसर होता है और वाटर जो होता है हमेशा रेयरर होता है या उस केस में डेंसर होता है। आप किसी को भी डेंसर नहीं बोल सकते हो, किसी को भी आप रेयरर नहीं बोल सकते हो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, आप कंपेयर में बोलोगे, सिंपल सी बात है, आप खुद खड़े रहो, आप कहोगे मैं बहुत हाइटेड हूं। ठीक है, मैं बहुत हाइटेड हूं, लेकिन किसके कंपेयर में, किसी से कंपेयर करोगे ना, मैं अपने भाई से हाइटेड हूं, मैं अपनी बहन से हाइटेड हूं, मैं उससे हाइटेड हूं, तो ये किसी से कंपेयर करके आप बता रहे हो। क्लियर है? इसी तरीके से डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को आप नहीं बोल सकते हो कि वाटर जो है डेंसर मीडियम है, ये आप नहीं बोल सकते हो। आपको वहां पर जो मीडियम दिया रहेगा उससे कंपेयर करोगे। जो दो मीडियम दिया रहेगा, दो का वैल्यू दिया रहेगा, उससे आप कंपेयर करोगे इसमें कौन सा मीडियम जो हमारा डेंसर है और कौन सा मीडियम हमारा रेयर है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ने, तो यहाँ पर डेंसर और रेयर, जब लाइट रे क्या होगी, लाइट रे मेरी यहां से आई, इंटरफेस पे पड़ी। ठीक है, और ये होता है हमारा नॉर्मल। मैंने बताया था ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता रहे थे तो बताया था ये नॉर्मल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया नॉर्मल। अब लाइट रे क्या हो रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है। रेयरर से डेंसर में जब लाइट रे आती है, रेयरर से डेंसर में जब लाइट रे आती है
तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। क्या बोले? जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसलिए बेंट हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है, उससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है, उससे कम जरूर हो सकती है। क्लियर है पॉइंट? तो स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी बच्चों, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेंड क्यों हुई, बहुत कह जाते हैं कि ये स्पीड कम होने की वजह कर वो बेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसा अभी कुछ आया नहीं है बुक में, लेकिन हम लोग कहते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको कि स्पीड कम होने की वजह कर वो क्या होती है, बेंट हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी हम लोग देखे कि स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है सी बाई एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है ना। आपको बताया थे जो भी स्पीड होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, सारा क्लियर किए थे आप लोग को। तो पहला रूल्स है रिफ्रैक्शन का कि कोई भी लाइट रे अगर वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट हो जाएगी। इस केस में क्या होता है बच्चों, एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर। इस केस में इंसिडेंस एंगल हमेशा बड़ा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। यहां पे लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे travel from rarer medium to denser medium to denser medium, it bends towards the normal, towards the normal। क्लियर है पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे कि आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बच्चों, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंट हो जाती है। ये लाइट रे किधर जानी चाहिए, इस तरफ जानी चाहिए, ये जाना चाहिए ना, ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई है। तो ये होता है इसमें, इस केस में एंगल आई हमेशा बड़ा होता है एंगल आर से। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारे पहले रूल्स थे। हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई भी चीज है आप उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ चीज अगर उनको समझ में नहीं आ रही है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। वो काम नहीं करना है। जो बच्चे को समझ में आ रही है उनके पास एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको 3 बार देखो ना, 4 बार देखो ना, 5 बार देखो ना, 5 बार में तो आ ही जाएगा समझ में। समझ में आ रही, लेकिन देखने के लिए आपके पास मन होना चाहिए। अगर आप कॉपी खोल के अपने पास बैठे हो, सब कुछ लेके बैठे हो, और अगर आपका दिल नहीं है पढ़ने का, आपका जहन कहीं और है, आप प्रेजेंस हो लेकिन माइंड आपका एब्सेंट है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको फुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है हर एक टॉपिक को। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम लोग सेकेंड जो जानेंगे बच्चों, वो हम लोग जानेंगे, ये है हमारा इंटरफेस, और ये हमारा इस केस में डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम। ठीक है, इस केस में क्या होती है, जब लाइट रे इंटरफेस पे पड़ती है, और ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, जैसे लाइट रे पड़ती है तो क्या होती है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो इट
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये दो केस को आपको याद रखना है। अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। नेक्स्ट केस में होता है अगर डेंसर से रेयरर में आ रही है तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है, और इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है इंसिडेंस एंगल से। रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ओके, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तब उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन द इंसिडेंस एंगल। क्लियर है पॉइंट? तो इस केस में इसमें आप लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे moves from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, when light ray moves from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal, क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम लोग रूल्स दो देखें। सबसे पहला देखें, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, light ray move from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. In this case angle I is always greater than angle R. Okay, next case हम लोग पढ़ें, when light ray move from denser medium to rarer medium, in this case refracted angle is always greater than incidence angle. क्लियर है? तो ये आप दो पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। इस पे शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगोगे तो उस केस में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये दो रूल्स हमेशा याद रखोगे। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे बच्चों, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, ठीक है, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? किस केस में रिफ्रैक्शन, पहले मैंने देखा किस केस में रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल में क्या चेंजिंग आएगी। क्लियर है? तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इन दिस केस इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। नेक्स्ट हम लोग पढ़े, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर it goes away from the normal, ठीक है। in this case angle R is always greater than angle I. क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग करें कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। तो किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, किस तरह से लाइट आएगी कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग इसको भी देख लेंगे, इसमें दो केस हम लोग को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट केस है इसमें भी। ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा मीडियम 1 है, कोई भी मीडियम होगा, रेयरर होगा, डेंसर होगा, ये नहीं मालूम, मीडियम 1 है, और ये हमारा मीडियम 2 है। मीडियम 1 मीडियम 2 कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग मीडियम है, कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब दो मीडियम है, एक चाहे रेयरर होगा एक चाहे डेंसर होगा। क्लियर है? लेकिन कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है ये हमको पता नहीं है, बस मैंने मीडियम 1 और मीडियम 2 रख लिया। तो इस केस में क्या होती है कि जब लाइट रे 90 डिग्री से आके सरफेस पे टकराती है, जब लाइट रे 90 डिग्री से आकर के सरफेस से टकराती है तो 90 डिग्री से ही जाएगी नीचे भी रिफ्रैक्शन में। तो जब ये 90 डिग्री से आके टकराती है तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आई मेरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल आई 0 हो जाएगा और एंगल आर भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में नो रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आती है यानी कि सरफेस पे आकर के 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट? इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है।
किस केस में नहीं हुआ? व्हेन लाइट रे incident normally on the boundary, ये ऑन द इंटरफेस भी लिख सकते हो आप, ठीक है। when light ray incidents normally on a boundary, ठीक है, जब भी लाइट रे सरफेस पे 90 डिग्री फॉर्म करेगी या परपेंडिकुलरली आएगी, इस केस में इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन मैंने लिखा है, तो सबसे पहला केस क्या है बच्चों कि अगर लाइट रे सरफेस पे परपेंडिकुलरली आ रही है या सरफेस पे लाइट नॉर्मली आ रही है, तो उस केस में हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो हमारा केस 2 है, तो ये हमारा केस 1 था, यानी कि पहला नियम था किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये हमारा पहला था। अब हम लोग दूसरा चलेंगे। सेकंड जो है हमारा, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of two media is same, ठीक है, दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो उसको हम लोग वहां पर भी हमारा कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखो एक चीज हम बताएं, क्या बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पर टर्म देखते हैं ना, तो उनका दिमाग बोलता है ये मेरे लायक का नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, ताकि हर बच्चे को आसानी से समझ में आए। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आता है तो सोचते हैं कि टफ क्वेश्चन आ गया है, क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर रखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ऑप्टिकल डेंसिटी पता करने के लिए एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग उस मीडियम का निकालते हैं जिसमें लाइट इंटर करती है। किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? जहां से लाइट आ रही है, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे, जब हम लोग का पहला रूल्स पढ़ें कि मतलब कि किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो जब लाइट रे नॉर्मली आकर के सरफेस से पड़ेगी तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जब दोनों मीडिया यानी कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम होगा तो उस केस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे देखो मैंने एक इंटरफेस लिया, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं n का वैल्यू 1.5 है, ठीक है, और यहां पर भी n का वैल्यू 1.5 है। n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर भी n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में क्या होगी, लाइट रे आएगी, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, तो इस केस में भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नहीं पढ़े हम लोग, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंट होती है, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया था, आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था। मैंने ग्लास में वाटर लिया, उसमें मैंने पेंसिल जब डिप किया तो आपको दिखाया क्या हुआ, पेंसिल जब पानी के अंदर गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा बेंट हुआ दिख रहा है। या आइसक्रीम स्टिक को मैंने डाला था, उसका साइज क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा तो रहा है लेकिन दोनों मीडियम सेम है, तो क्या दोनों मीडियम सेम में रिफ्रैक्शन होगा? क्लियर है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एयर मीडियम है, मैंने इस मार्कर को यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बेंडिंग दिख रही है आपको? कोई बेंडिंग दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा मीडियम क्या है, सेम है, नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब मीडियम डिफरेंट होगा, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तभी रिफ्रैक्शन होता है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी ही नहीं तो रिफ्रैक्शन कहां से होगा?
तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो दो केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। पहला, अगर लाइट नॉर्मली सरफेस पे गिर रही है तो नो रिफ्रैक्शन। दूसरा, अगर मीडियम दोनों सेम है, ये भी रेयर है, ये भी रेयर है, ये भी डेंसर है, ये भी डेंसर है, उस केस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। अब हम लोग जानेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जब ग्लास स्लैब होगा उस केस में रिफ्रैक्शन क्या होगा हम लोग जानेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अगर ये आपने मिस कर गया तो आप पूरे रिफ्रैक्शन को मिस कर जाएंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जब होगा तो उस केस में क्या होता है रिफ्रैक्शन, जरा हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, देखो ये मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने ले लिया। ठीक है, ये मेरा ग्लास स्लैब है, ये हमारा एक ग्लास का स्लैब है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा मीडियम क्या हो गया, बाहर जो है ग्लास स्लैब से बाहर ये हमारा रेयर मीडियम है, और ग्लास स्लैब के अंदर का ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, और डेंसर मीडियम है, और फिर से यहां ये हमारा ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है बच्चों, यानी कि ग्लास स्लैब के अंदर का जो मीडियम है वो हमारा डेंसर मीडियम है, और उसके बाहर का क्या है हमारा रेयर मीडियम है। तो इस केस में कैसे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो, लाइट रे सरफेस पे आकर के इंसिडेंस किया। ठीक है, इंसिडेंस किया, और ये हमारा हो गया नॉर्मल। ये हुआ ना बच्चों हमारा नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल। ठीक है, जब लाइट रे इंसिडेंस किया रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब लाइट रे आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है ना, ये बेंट होती हुई नहीं दिख रही, पहले हम लोग को बेंट करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो लाइट रे क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ठीक है, बेंट होती हुई दिख रही है, और आप लोग और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना बहुत बढ़िया से। ठीक है, अभी तो मेरा इस तरीके से क्या हो गई, बेंट हो गई। ठीक है, लाइट रे हमारी क्या हो गई, बेंट हो गई। ये इंसिडेंस एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से बेंट हुआ हुआ दिखे, आप लोग को समझ में अच्छे से आए। ये लाइट रे हमारी आई, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो बच्चे को बाद में समझ में नहीं आएगा। आप लोग को रिवीजन जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़िए 30%, रिवीजन करिए 70%। ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये आई हो गया एंगल आई, ये एंगल आर हो गया। ठीक है, इस केस में ये हो गया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, ये यहाँ क्या सरफेस पे गिरी, ये आके सरफेस पे गिरी। उसके बाद ये हमारा नॉर्मल हो गया, और फिर लाइट रे क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, और ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाता है, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले लाइट रे आई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। फिर ये डेंसर मीडियम से ये लाइट रे क्या हो गई, इस सरफेस के लिए ये लाइट रे इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है,
एंगल आई हो गई, और यहां से फिर लाइट रे क्या हो गई, इसको मैं और क्लियर करके बना देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे कि हाँ कुछ चेंजिंग हो रही है। ठीक है, 100% तो मतलब कि क्लियर मतलब नहीं बन सकता है, क्योंकि आप लोग ही उसको स्केल वगैरह से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, देखो ये मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया, ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है और फिर से ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, यानी ग्लास स्लैब के अंदर हमारा डेंसर मीडियम है। लाइट पे जैसे ही इंसिडेंस करेगी सरफेस पे, ये है हमारा नॉर्मल और ये बेंड कर जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये बेंड करेगी क्या, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये हमारी हो गई एंगल आई, ये हमारी हो गई एंगल आर। ठीक है, और इसके बाद यहां से लाइट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल और ये लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। ये हो गया एंगल आई और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, इमर्जेंट एंगल हम इसको कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है हमारा, क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में बच्चों इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल और एक और हमारा आ जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल 1 हो गया, दो नॉर्मल है ना यहाँ, नॉर्मल 1 और ये हमारा नॉर्मल 2 हो गया। क्लियर है, ये हमारा नॉर्मल 1 हो गया और ये हमारा हो गया नॉर्मल 2। आई होप कि आप लोगों को फिगर फिर भी यहाँ पर से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली दिखे, मतलब जरा भी कंफ्यूज ना हो आप कि पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको समझाना की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब क्लियर समझ में आए बच्चों को, ऐसा नहीं हो कि आधा अधूरा समझ में आए, समझ में पूरा क्लियर आए। और ये हो गया हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, तो यहां से लाइट रे आई, सरफेस पे पड़ी, ये हो गया हमारा नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये बेंड्स हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये हमारा एंगल आर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा नॉर्मल 2 और ये लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में देखो बच्चों क्या होता है, एक बार लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो क्या केस होता है हम लोग जानते हैं, फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो उस केस में क्या होता है कि लाइट रे जो होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। ठीक है बच्चों, तो लाइट रे क्या होती है, लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, ये डायरेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट रे जब आ रही थी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखो लाइट रे जब आ रही है मेरी तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ना लाइट रे, लेकिन क्या हो रही है, इधर बेंट हो जा रही है। ठीक है, इस केस में क्या हो रही है, बेंट हो जा रही है। तो ये जो बेंट होती है बच्चों यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं डी। डी का मतलब हुआ लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप, या लैटरल शिफ्टिंग भी आप कह सकते हो, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे जहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से दिया हुआ है, तो हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट को ही क्लियर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, मतलब एक लाइट रे आई, मीडियम में गई, फिर वो लाइट रे क्या हो गई, बाहर आ जाती है। बाहर लाइट रे जो इंसिडेंट रे वो उसके वजह कर इसको लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, ये ग्लास स्लैब के थ्रू ये थोड़ा सा इधर आके बेंट हो गई। तो ये जो बेंट होती है, जो डिस्टेंस बनता है परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, ये कहलाता है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्टिंग। इसको आगे क्लास में मैं इसका सारा क्लियर करूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं सारा क्लियर करूंगी, डिटेल में क्लियर करूंगी। तब तक आप लोग बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि इंसिडेंस एंगल इस केस में कौन सा हुआ, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा हुआ और इमर्जेंट एंगल कौन सा हुआ। उसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्टिंग किसको कहें हम, वो सब मैंने यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है पॉइंट? इसके आगे मैं आपको बताऊंगी, इसके आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैटरल शिफ्टिंग जो है ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, लैटरल शिफ्टिंग किस किस चीज पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस पे लैटरल शिफ्टिंग हमारी वैली करती है, सॉरी वैरी करती है, किसी से बढ़ता है किसी से घटता है, जैसे जैसे लैटरल शिफ्टिंग बढ़ती है किस तरीके से वैल्यू बढ़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लियर करूंगी। जब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देख लीजिएगा कि क्या होता है। एक ग्लास स्लैब लिए उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है,
क्या क्या चेंजिंग आई और क्या एक नया टर्म सीखें। हम लोग यहाँ पर दो नया टर्म देखें, एक एंगल ऑफ इमरजेंस देखें, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसको हम लोग लैटरल शिफ्टिंग। यानी कि आप दो टर्म को अच्छे से समझ के आइएगा, एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट और एक एंगल ऑफ इमरजेंट, ये दोनों आप लोग क्लियर कीजिएगा। इसके आगे मैं आपको और डिटेल में क्लियर करूंगी। ओके।